नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन में जो मोटर होता है उसमें हम क्या करेंगे, फील्ड को चेंज करेंगे और उस पर लोड जो रहेगा मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो उसमें हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ वायरिंग फील्ड एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। मतलब हम मोटर पर क्या करेंगे, लोड को कांस्टेंट रखेंगे और फील्ड में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रभाव को हम देखेंगे, उसमें क्या होता है। उसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, वी कर्व बनाते हैं, जिसको हम लोग वी कर्व भी बोलते हैं। ये वी कर्व मोटर जनरेटर के लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वी कर्व मोटर के लिए पढ़ेंगे। तो मेरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वायरिंग द एक्साइटेशन। तो हम एक मोटर लिए, मोटर को हमने, ये आपका मोटर है, उसमें बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ईएफ है, और ये आपका क्या है, इनफाइनाइट बस बार है। इस पर हमने कोई लोड, और इस पर हम क्या करेंगे, एक लोड यहाँ पर मैकेनिकल लोड, इस पर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके शाफ्ट पर। अब देखिए क्या है, अब क्या हुआ, यहाँ मेरा ये कंडीशन है कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर इसके फील्ड को हम क्या करें, परिवर्तन करें। एक्चुअली में करंट की दिशा इधर होनी चाहिए, कोई वो नहीं है, इसके करंट की दिशा इधर है। अगर हम फील्ड में इसमें क्या करें, इसके डीसी सप्लाई जो इसको दे रहे हैं, रोटर को जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, अगर उसमें परिवर्तन करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं। वही हमने माना मोटर को इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर दिया है। मतलब इनफाइनाइट बस बार क्या होता है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, इसके अलावा उसका इनर्शिया इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। यहाँ से वी टी इक्वल टू क्या होगा, ई एफ प्लस आई ए जेड एक्स। आई ए जेड एक्स क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द मोटर। यहाँ पर हमने मान रखा है कि चूँकि एक्सेस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जेड में हम आर ए को इग्नोर कर दें तो क्या मिलेगा, मुझे केवल एक्स एस मिलेगा। तो वी टी इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए एक्सेस मुझे प्राप्त होगा। यहाँ पर जो वी टी क्या है, आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनफाइनाइट बस बार है, अतः यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हम फील्ड को वेरी करेंगे और यहाँ दो कंडीशन हमने माना है। पहला कंडीशन ये लेंगे कि मोटर पर एक लोड लगा दिए हैं, कांस्टेंट लोड लगा दिए हैं। दूसरा कंडीशन हमने ये माना है कि रोटर पर हमने कोई लोड नहीं लगा रखा है। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं, ऑन लोड ऑपरेशन, मतलब रोटर पर हम एक कांस्टेंट लोड लगा दिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, फील्ड को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इसमें अगर आप सोचिए, फील्ड में परिवर्तन करेंगे तो किस में परिवर्तन होगा, मात्र आपका रिएक्टिव पावर में परिवर्तन होगा। क्योंकि जो लोड आपने लगा रखा है मोटर पर, वो मैकेनिकल लोड है या एक्टिव लोड है, तो एक्टिव लोड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्टिव लोड के दो फार्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल में। एक होता है P इक्वल टू ई एफ वी टी एक्सेस, P इक्वल टू ई एफ वी टी अपान एक्सेस साइन डेल्टा। ये आपकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन इसमें क्या सब कांस्टेंट होगा, नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं। तो फील्ड में क्या कर रहे हैं आप, परिवर्तन कर रहे हैं, तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। अब इसमें क्या है, ये आपका परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, और एक्सेस भी क्या है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। और वी टी, और इस तरह वी टी भी आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, वी टी एक्सेस क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, ई एफ और साइन डेल्टा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो वही हमने लिखा, ई एफ साइन डेल्टा ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। मतलब आप फील्ड में परिवर्तन करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसमें ई एफ साइन डेल्टा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब ई एफ जितना बढ़ेगा, साइन डेल्टा उतना घटेगा, जो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको,
कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि आपने जो लोड लगा रखा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक कंडीशन हमको मिली, ई एफ साइन डेल्टा को कांस्टेंट रखना है। एक दूसरा पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू वी टी आई ए कास थीटा। क्लियर है? जब P इक्वल टू वी टी आई ए कास थीटा से अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यह इनफाइनाइट बस बार का टर्मिनल वोल्टेज है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पोर्शन है आई ए कास थीटा, आई ए कास थीटा क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। कहने का अर्थ ये है आई ए बढ़ेगा तो कास थीटा क्या होगा, घटेगा उसी रेशियो में। मतलब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या वैल्यू आएगी, आपका सेम आएगा। क्लियर है? इसी चीज़ को हम यहाँ पर दो चीज़ मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। इन दोनों के थ्रू हम क्या करेंगे, एक इसका फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ई एफ साइन डेल्टा क्या है आपका, कांस्टेंट है, और यहाँ से आई ए कास थीटा क्या है आपका, कांस्टेंट है। मतलब जो आप करंट बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा या ई एफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा या ई एफ बढ़ेगा, उसमें आपका जो ई एफ साइन डेल्टा और इस तरह आई ए कास थीटा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, एक्चुअल आपको पता है आई ए कास थीटा एक्टिव पावर कंपोनेंट होता है, तो इसको कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम इसका फेजर डायग्राम समझते हैं। तो जब इसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वी टी ड्रा करेंगे, सबसे वो वी टी ड्रा करेंगे। उसके बाद आप क्या है, करेंट आपका क्या कर रहा है, मान लेते लैग कर रहा है, एक हम दिखा रहे हैं, आइए आपका क्या रहा है, मान ले लैग कर रहा है। लैग कंडीशन में आपका क्या होगा, हमने आर ए को क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। तो वी टी प्लस आपके इक्वेशन में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से क्या आया, वी टी में मतलब ई एफ में आई एक्सेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ई एफ में आई एक्सेस ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी टी मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला है, सॉरी यहाँ से हमको वी टी मिला। तो मेरा इसका मतलब क्या है, जो आई एक्सेस होगा, जो आई एक्सेस क्या होगा, इन दोनों का मतलब ई एफ और आई एक्सेस को हम क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आई एक्सेस क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका आई एक्सेस हमेशा इससे क्या करेगा, लीड करेगा। कितने डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री। ये क्या, चूँकि ये करेंट है और ये वोल्टेज है, लीड करेगा। तो इतना तो क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वी टी है, ये आपका क्या है, वी टी है, और ये हमने माना करेंट है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन है आई ए एक्सेस, तो ये आई ए एक्सेस क्या होगा, ये जो आया था ये ऐसे आएगा, और ये जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से, सॉरी ये इसका दिशा ये होगा, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, ई एफ प्राप्त होगा। इसी तरह हम तीनों कंडीशन में प्राप्त करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने माना मोटर ई एफ टू, मतलब बैक ई एम एफ इसमें जनरेट हो रहा है ई एफ टू, और पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है। तो सबसे पहले हमने क्या खींचा है, ये वी टी टर्मिनल वोल्टेज, हमने अलग अलग कलर भी बना रखा है, ये आपका वी टी हुआ। और आपका हमने क्या बोला, पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है। तो यूनिटी के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, आई ए टू हो जाएगा, क्योंकि इसी के दिशा में होना चाहिए। यहीं से क्या हो जाएगा आपका, आई ए एक्सेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको लीड करना है इस करंट से। तो लेकिन हमें क्या करना है, जो आपका ई एफ होता है, सॉरी वी टी होता है, वो क्या होता है, ई एफ प्लस आई ए एक्सेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि वी टी में से अगर ये माइनस कर दीजिए, तो ये वी टी में से हमने क्या किया, आई ए एक्सेस ये क्या कर दिया, माइनस कर दिए, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई एफ टू प्राप्त हो जाएगा। ये हमने लिखा भी है, हम दोबारा भी लिख दे रहे हैं। इतना क्लियर है? तो हमने एक ये ग्राफ पाया, मतलब एक फेजर पाया। तो इसमें आप क्या पा रहे हैं, इस कंडीशन में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है वो क्या ई एफ टू है। इस समय टार्क एंगल किसके बीच का होता है, ई एफ और वी टी के बीच का एंगल। तो ई एफ और वी टी के बीच का जो एंगल है ये क्या आपका डेल्टा टू, ये क्या आपका डेल्टा टू। और आई ए, तो आई ए टू क्या है आपका सेम दिशा में है, क्योंकि यह यूनिटी पावर फैक्टर पर है। तो ये तो आपको
फेजर समझ में आया। ऐसे हमें 3 फेजर बनाने हैं यूनिटी के लिए। अब यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर फील्ड हमें बदलना है? एक कंडीशन में ले लेंगे कि जब वो यूनिटी पर या किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या होता है, एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स पैदा होता है, आपको पता है कि एक एयर गैप होता है, ये एयर गैप में एक फ्लक्स पैदा होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स पैदा होगा, ये रिजल्टेंट फ्लक्स जो पैदा होगा वो क्या होगा, वो इतना सफिशिएंट होगा कि वो ना ही रिएक्टिव पावर मोटर को इनफाइनाइट बस बार को देगा और ना ही उससे लेगा। मेरा कहने का अर्थ है कि ये एयर गैप फ्लक्स को जनरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स को जनरेट होने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होती है। फिर से रिपीट करते हैं, फ्लक्स को जनरेट होने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होती है। और मैग्नेटाइजिंग करंट किस नेचर की होती है, लैगिंग नेचर की होती है। तो हम क्या मतलब उससे अगर ये यूनिटी पर नहीं होता तो हम क्या करते, तो हमें कुछ मतलब हमें इनफाइनाइट बस बार से सप्लाई लैगिंग लेनी पड़ती। यहाँ पर हमें किसी भी जो भी मतलब रोटर के द्वारा जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो इतना सफिशिएंट है कि हमें और फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। अतः हमें इनफाइनाइट बस बार से ना कोई रिएक्टिव पावर लेते हैं और ना ही रिएक्टिव पावर देते हैं। हमने यही लिखा है, यूनिटी पावर फैक्टर पर एयर गैप में रिजल्टेंट फ्लक्स पैदा करने के लिए फील्ड करंट सफिशिएंट होता है, अतः मोटर द्वारा कोई रिएक्टिव पावर नहीं लिया जाता। किससे, इनफाइनाइट बस बार से। अतः मोटर के इस एक्साइटेशन को नॉर्मल एक्साइटेशन, मतलब जिस कंडीशन पर हम इनफाइनाइट बस बार से कोई भी रिएक्टिव पावर न लेते हैं न देते हैं, तो उस समय जो आपने डीसी सप्लाई दे रखा है रोटर को, उस एक्साइटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर उससे ज़्यादा होगा उस नॉर्मल से तो उसको बोलेंगे ओवर एक्साइटेशन। अगर नॉर्मल एक्साइटेशन से कम होगा तो उसको बोलेंगे अंडर एक्साइटेशन। इसलिए सबसे हमने पहले यूनिटी पावर फैक्टर को कंसीडर किया है कि हमने रोटर को इतना फील्ड दिया है कि वो इनफाइनाइट बस बार से कोई भी रिएक्टिव पावर ना ले। तो उस समय जो पावर फैक्टर मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। अगर हम बात करें तो इस समय ये करंट ये आईए है, तो ये क्या आईए करंट, तो करंट कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी। कोई भी हम करंट बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे आईए कास्ट थीटा को वैल्यू क्या रखनी है, आईए कास्ट थीटा को वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आईए मिल जाएगा, जो आईए। तो हमेशा जब भी हम देखेंगे हम फील्ड को बढ़ाएंगे, लेकिन आईए कास्ट थीटा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट होगा। और इस कंडीशन में जो हमने ये फिगर ले रखा है, यहाँ पर अगर देखिए तो ये क्या है, आपका ईएफ है। ईएफ का जो ये एंगल क्या है, आपका डेल्टा 2 है। यहाँ देखिए डेल्टा 2। तो इसके सामने का जो ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ईएफ साइन डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है और ये डेल्टा 2 है। तो सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, साइन का फैक्टर होता है। तो ये क्या है, आपका ईएफ और साइन फैक्टर, मतलब साइन डेल्टा 2। तो हम कुछ भी करेंगे, हम फील्ड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो मुझे ये दो चीज़ आपको क्या मिलेगा, ये करंट और ये पोर्शन, मतलब ये आपका क्या मिलेगा, आपका कांस्टेंट मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पर हम बात करते हैं, यदि मोटर को क्या कर दिया जाए, ओवर एक्साइटेशन। मेरा कहने का अर्थ है कि अब मोटर में जो आप नॉर्मल एक्साइटेशन पर फील्ड दे रहे थे उससे ज़्यादा फील्ड आप देने लगे। क्लियर है, मतलब सपोज दैट आप नॉर्मल पर क्या दे रहे थे, 10 वेबर का फ्लक्स दे रहे थे, अब आप कितने वेबर का फ्लक्स दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ओवर एक्साइटेशन हो गया। ओवर एक्साइटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो ईएफ क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 4.44 n phi f। तो ये फ्लक्स की क्या होता है,
प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ई क्या हो जाएगा आपका उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से पहले क्या था, पहले आपका ये था, अब ये क्या हो जाएगा, ये आप कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन, ये F3 वाली, अब ये क्या हो जाएगा, ये F2 यहाँ से बढ़ करके यहाँ हो जाएगा। अब जो यहाँ बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू जो आप मिलाएंगे इसको, क्योंकि ये मुझे इसी के बीच में रहना है, इसकी लाइन इसी के बीच में रहना है, अदरवाइज अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका EF साइन डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए हमेशा EF जो होगा वो इसी दो लाइन के बीच में होगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये क्या हो गया, EF आ गया, तो ये क्या हो गया, IA3 एक्सेस हो जाएगा। ये IA3 क्या है, ये हमेशा इससे करंट से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री लीड करना चाहिए, अर्थात करंट किधर आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा। मतलब जो टर्मिनल पहले करंट क्या था, ये था, अब ये करंट क्या हो जाएगा, पहले यूनिटी पर था तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो गया, लीडिंग पर चला गया। आपने केवल फील्ड बढ़ाया, फील्ड बढ़ने की वजह से ये क्या F2 क्या हो गया, F3 के EF3 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका क्या हो गया, अब एंगल जो था पहले डेल्टा 2 था, अब क्या हो जाएगा, पहले डेल्टा 2 था, अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 हो जाएगा। मतलब एंगल भी क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। देखिए क्योंकि EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कांस्टेंट रखनी है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं EF की वैल्यू बढ़ी तो डेल्टा की वैल्यू घटी, तो साइन डेल्टा भी क्या हो गया, घट गया। तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आपसे ध्यान से देंगे, अब ये जो करंट था, ये करंट था, इसका जब कोसाइन एंगल लेंगे तो इसके दिशा में लेंगे, वो क्या आएगा, इसके दिशा में लेंगे तो IA3 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, इसका कोसाइन एंगल ये आपका आ जाएगा। तो वो किसके बराबर है, IA2 के बराबर है। क्लियर है। वही चीज हमने लिखा है, ओवर एक्साइटेड करने पर EF2 का मान बढ़ करके F3 के बराबर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा अब पहले से क्या होगा, लीडिंग हो गया, और टार्क एंगल क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, डेल्टा 3 मतलब ये क्या हो गया आपका, कम हो गया, डेल्टा 3 आपका कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, आपकी कांस्टेंट आएगी। अब देखिए जो आर्मेचर करंट था, ये तो यहाँ बढ़ गया, लेकिन इसका जो कोसाइन एंगल मतलब एक्टिव करंट क्या है, वो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आपने बोला IA cos थीटा, तो IA cos थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, IA तो बढ़ा, लेकिन cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी और ये बढ़ गई। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, IA cos थीटा कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है। तो तीसरा कंडीशन अब क्या लेंगे, अब तीसरा कंडीशन हमने ये लेंगे, नहीं अब उसी पर हम लोग बात करते हैं। आपने लीडिंग पावर फैक्टर किया था, तो लीडिंग पावर फैक्टर करने से एयर गैप में जो फ्लक्स था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से समझिए, नॉर्मल एक्साइटेशन में एयर गैप में फ्लक्स क्या था, सफिशिएंट था, मतलब न ज़्यादा था न कम था। ओवर एक्साइट करेंगे तो एयर गैप में फ्लक्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि आपको जो टर्मिनल वोल्टेज क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अतः आप उसमें जो एयर गैप बढ़ा है उसको क्या करना चाहेंगे, न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। तो आपको क्या चाहिए, कौन सा करंट चाहिए, डीमैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता है मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए कौन सी पावर की आवश्यकता होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए हमें रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है। तो डीमैग्नेटाइजिंग के लिए हमें कौन सी पावर की आवश्यकता पड़ेगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से क्लियर करें। पहली बात, इसमें एयर गैप में क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्लक्स था उसको आप क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको डीमैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। क्लियर है। तो डीमैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, ठीक मान लिया, लेकिन आपको मैग्नेटाइजिंग करंट अगर चाहते हैं, जैसे आप ट्रांसफार्मर में जाइए, तो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए आपको कौन से पावर की आवश्यकता होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए मतलब आई म्यू के लिए हमें लैगिंग पावर की आवश्यकता होती है। तो डीमैग्नेटाइजिंग के लिए आपको कौन सी पावर की आवश्यकता होगी, लीडिंग पावर की आवश्यकता होगी, मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है। वही हमने लिखा है,
न्यूट्रलाइज के लिए डीमैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होती है, अतः आर्मेचर इनफाइनाइट बस बार से लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा। मतलब ये क्या करेगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा। ये कौन लेता है, कंडेंसर इस तरह से लेता है। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, अतः मोटर डायनेमिक सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करेगा। डायनेमिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके फील्ड को परिवर्तन करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंडेंसर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं अंडर एक्साइटेशन। मतलब जो नॉर्मल एक्साइटेशन पर जितना फील्ड आपने दिया था उससे थोड़ा सा आप कम दीजिए फील्ड को। मतलब आप नॉर्मल पर 10 वेबर दिए थे, ओवर पर 15 दिए थे, आप अंडर पर क्या कीजिए 5 वेबर दीजिए। जब 5 वेबर देंगे तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल से घट जाएगी। मतलब जो पहले नॉर्मल था EF2 था, अब वो क्या हो जाएगा, घट करके। और देखिए पहले आपका क्या था, ये क्या था, नॉर्मल एक्साइटेशन पर था, अब अंडर एक्साइटेशन पर क्या हो जाएगा, ये छोटी सी हो गई। देखिए ये EF2 अब छोटी सी हो गई। छोटी से हो जाने की वजह से EF साइन डेल्टा की वैल्यू क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। तो EF छोटा हो गया तो साइन डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। अब देखिए अब डेल्टा 2 की वैल्यू ये क्या हो गया, डेल्टा 1 के बराबर, जो कि बड़ी हो गई। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है। तो एक चीज और, अब ये छोटी हो गई तो ये जो इससे क्या होगा, ये करंट अब इससे जो आप खींचोगे ये EF मिलेगा, सॉरी IA एक्सेस मिलेगा। IA एक्सेस क्या होगा, करंट से 90 डिग्री लीड करना चाहिए। तो इसको आप पीछे करेंगे, इसका मतलब करंट क्या हो गया, यहाँ पर आएगा IA एक्सेस। तो ये करंट जो IA1 आया, ये करंट क्या हो गया, ये करंट आपका क्या करने लगा, लैग करने लगा। तो आपने क्या किया, केवल आपने फील्ड को अंडर एक्साइटेशन किया, करंट ऑटोमेटिक लैगिंग कंडीशन पर चली गई। ठीक है। तो इसमें आपने क्या पाया कि अंडर एक्साइटेशन में आपका EF1 की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि EF साइन डेल्टा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उसी प्रकार पहले करंट क्या था, IA1 IA2 था ये, अब ये करंट क्या होगा, ये अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन θ2 की वैल्यू, θ1 की वैल्यू भी अब थीटा क्या हो गया, पहले से, पहले थीटा छोटा था, अब थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो θ1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अगर अब पावर फैक्टर जब आप करेंगे IA cos थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो गई, IA की वैल्यू तो बढ़ी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू बढ़ी, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आपने मात्र क्या किया, केवल आपने फील्ड को कम किया। फील्ड को कम करने से ही क्या हो गया, ये आपका अंडर एक्साइटेशन में आया, अंडर एक्साइटेशन कंडीशन पर ये क्या हो गया, लैगिंग पर चला गया। तो यहाँ से जो यूनिटी था, यहाँ तक हम इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। इसके अंदर जो भी EF आएगा वो क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन, और इससे ज़्यादा जो EF जाएगा उसको बोलेंगे ओवर एक्साइटेशन। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, पूरा अंडर एक्साइटेशन, ये क्या हो गया, ओवर एक्साइटेशन। और ये जो लाइन जो यूनिटी पावर फैक्टर का था, ये क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं लैगिंग पर क्या हुआ। लैगिंग की कंडीशन पर आपने फील्ड को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। फील्ड को कम करने की वजह से क्या हो गया था, एयर गैप में रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई। मतलब एयर गैप में फ्लक्स क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, कमी आ गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, और फ्लक्स चाहिए। तो और फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैग्नेटाइजिंग करंट, ट्रांसफार्मर में ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइजिंग करंट किस पावर से मिलता है, तो वो लैगिंग पावर से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट बस बार से लैगिंग पावर क्या करेंगे, लेंगे। क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं ना। अतः मोटर डायनेमिक इंडक्टर की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। पूरा क्लियर है। क्योंकि डायनेमिक इंडक्टर इसलिए करेंगे क्योंकि ये जितना ज़्यादा इसका फील्ड को क्या करेंगे, आप कम करेंगे, ये इंडक्टर की तरह कार्य करने लगेगा। अब हम बात करते हैं इस सब की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, वी कर्व। आपने ये पाया था, ध्यान से देखिए, कि जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा करंट, सबसे कम करंट कब था, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या था आपका, ये आपका IA2।
तो IA2 में ये क्या आपका यूनिटी पावर फैक्टर, जैसे से आप फील्ड को बढ़ा रहे हैं, फील्ड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, करंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप क्या इधर देखिए, अगर हम बात करें इस ओवर एक्साइटेशन की बात करें तो ओवर एक्साइटेशन में क्या है, मतलब इससे ऊपर जो फील्ड जाएगी तो करंट इधर जाएगा, तो करंट इधर आपका क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन आएगा, इधर क्या आएगा आपका ओवर एक्साइटेशन जोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर EF क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें इस वाले कंडीशन में, तो इस वाले कंडीशन में आपका क्या है, ये छोटे छोटे वाले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर एक्साइटेशन, ये क्या आ जाएगा इधर से आपका अंडर एक्साइटेशन। तो आपने ये पाया कि अंडर एक्साइटेशन पर ये क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, और ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, और नॉर्मल एक्साइटेशन पर वो यूनिटी पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, जिस पर करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट सबसे कम होगा। आप लोग बी कर्व जानते हैं, ये फील्ड करंट और IA के बीच में खींचा जाता है, ये बताना, ये पहले हम बता भी चुके हैं। तो इस तरह से हम क्या प्राप्त करेंगे, भी कर्व प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं आइडियल सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। तो आइडियल सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया ये एट नो लोड कंडीशन ले लिया। अब आपने क्या किया कि उसको यूनिटी पावर फैक्टर पे लिया, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा, उसको आपने इन्फाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर दिया, तो इस समय EF और VT की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि उसमें कोई लॉसेज नहीं ले रहा हो रहा है, तो वो कोई करंट भी नहीं लेगा। तो इस समय इस कंडीशन पर वो कोई करंट नहीं लेगा, तो वो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फील्ड दिए हैं लेकिन कोई करंट नहीं लेगा। लेकिन ये हमने कब लिया है, जब आपका मोटर आइडियल हो। अब आप क्या कर रहे हैं, लैगिंग, अब दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया है, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में EF क्या होगा आपका बड़ा होगा, जबकि VT क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका एक करंट बहने लगेगी, चूंकि EF और VT में क्या होगा, डिफरेंस आ गया, तो एक करंट बहने लगेगी। तो इस करंट की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये जो करंट आप देख रहे हैं वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका कर्व जाएगा। और इसमें आप देखने, आपने क्या किया, लीड, ये ओवर एक्साइटेशन था, ओवर एक्साइटेशन में गलत लिख दिए, ओवर एक्साइटेशन में क्या है, ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये IA क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, हम ब्लैक बोल दिए थे, ये IA आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, अतः ये कर्व ये वाला होगा। अब बात करते हैं अंडर एक्साइटेशन में। अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, VT बड़ा होगा, तो VT बड़ा होगा तो VT यहाँ तक है और EF इतनी है, तो इसमें क्या होंगे, इन दोनों को, तो इस कंडीशन में आपका क्या आया, करंट जो आया वो क्या कर गया, लैग कर गया। तो लैग करने का मतलब ये ग्राफ इधर चला गया। तो ये आपका क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर है, क्योंकि आपका मशीन क्या है, लॉसलेस है, इसलिए यहाँ पर आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कंक्लूजन क्या निकला, कि कंक्लूजन ये निकला कि रियल कंपोनेंट IA1, IA2, IA3 क्या होंगे, हमेशा बराबर, मतलब इनके एक्टिव कंपोनेंट हमेशा बराबर होंगे, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। जबकि आर्मेचर में रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होंगे, बदलते जाएंगे, क्योंकि आप इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टिव कंपोनेंट यहाँ से भी बोल सकते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन आया IA, तो ये वाला पोर्शन भी क्या है, ये वाला पोर्शन, ये एक्टिव कंपोनेंट होता है ये, और ये क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट। तो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बदल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं EF cos डेल्टा इक्वल टू VT, मतलब ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर पर है, तो इसमें कोई रिएक्टिव पावर की आवश्यकता नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका ओवर एक्साइटेशन, ओवर नहीं होगा, ये आपका EF की वैल्यू जब बड़ी होती है, ये गलत लिखा गया है, EF की वैल्यू जब बड़ी होगी तो ये कंडीशन, तो ये कंडीशन होगा, तो ये का ओवर एक्साइटेशन होगा। ओवर एक्साइटेशन में ये लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगा, लेगा, और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये आपका छोटा होगा,
और इस समय वो क्या करेगा, अंडर एक्साइटेशन वो क्या करेगा, लैगी रिएक्टिव पावर लेगा यहाँ पर। वहाँ पर लीडिंग ले रहा था, यहाँ पर लैगिंग लेगा। यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पावर फैक्टर आप मतलब पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक इंडक्शन मोटर है, यहाँ से आप किलोवाट एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों ले रहे हैं। यहाँ से आपने ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन लगा दिया, तो ये लगाने से क्या हुआ, ये क्या करने लगा, लैगिंग केवीआर देने लगा। अभी हमने वहाँ लिखे थे कि वो लैगिंग पावर क्या देने लगेगा, क्योंकि वो रिएक्टिव लेता है। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था कि ये लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, लैगिंग केवीआर क्या करेगा, इसको देगा। तो इसको लैगिंग केवीआर ये खुद देने लगा, तो इससे जो केवीआर ले रहा था उससे अब क्या करने लगेगा, अब कम लेने लगेगा। और चूंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घटने की वजह से आपका जो एक्टिव पावर है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी केवीए भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो रेटिंग थोड़ा सा उसका करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।